नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर, जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहां पर उठा सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर, हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पुटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री का 5,499 का, लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8,599 का, रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4,499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है, 1,999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहां पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहां पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है, यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर, लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया, वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच है, जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति सेकंड पेपर के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है, 30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहां पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है। इस पर ऑफर है, अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स कंप्लीट कोर्स 5,499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए, जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम। कैसे हो? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त? चलिए, राजस्थान के इतिहास विषय की परिचर्चा को हमने प्रारंभ किया था और इस परिचर्चा के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं पर। ठीक है, हमने राजस्थान के इतिहास विषय पर कुछ बात करी और बात यहां से प्रारंभ की कि प्रागैतिहासिक काल होता है, स्त्रोत है, मध्यकाल है, कुछ राजवंश है और हमें आधुनिक राजस्थान पढ़ना होता है। राजस्थान में सभ्यताओं का जो इतिहास है वह लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है। 1870 में C.A. हक्कट ने इंदरगढ़, बूंदी और जयपुर में पाषाणकालीन कुल्हाड़ी खोजी। ACL कालाइल जो है, इसने जायल, अमरापुरा, डिडवाना, जो तीनों नागौर में पड़ती है, यहाँ पर पुरा पाषाण काल के उपकरण भी खोजे। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थलों में बूढ़ा, पुष्कर, बागोर, तिलवाड़ा का नाम आता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में झाडोल, सावणिया और कुरड़ा का नाम देखने को मिलता है। ओलगांव, जैसलमेर, बिजोलिया, भीलवाड़ा, दर भरतपुर, दर्रा कोटा, आलनिया कोटा। क्लियर क्लियर। गरधरा, बूंदी से पक्षी सवार, पारेवार, सानू गांव से पुरातात्विक साक्ष्य सभ्यता का त्रियुग सिद्धांत उर्शेड महोदय ने दिया। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करी। राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एक गौरवशाली प्रमाण है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह हनुमानगढ़ के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है।
घग्गर नदी सरस्वती या दृष्टि नदी के किनारे है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन 6 लोगों ने किया सामान्यतया। 1961 से 69 के मध्य बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे, एसपी जैन, एसपी श्रीवास्तव और के एम श्रीवास्तव। कालक्रम की बात करता हूं तो 2400 से 2250 ईसा पूर्व है। अर्थ काली प्लस बंगा सिंधी भाषा का शब्द होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए इतिहास की इस परिचर्चा को सामान्य आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से हम आपके बीच में रखने की बातें करते हैं। देखिए, कालीबंगा सभ्यता के कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे संस्कृत साहित्य जो है उसमें इसे बहुधान्य कटक कहा गया है। इसके पीछे एक कारण ये है कि माना जाता है कि सामान्यतया यहाँ पर धान का उत्पादन हुआ करता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। अन्य 2 राजधानियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा देखने को मिलती है। कच्ची ईंटों से बनी हुई सामग्री और भावविहीन सामग्री होने के कारण इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। लिखिएगा अन्य नाम कि साहब कालीबंगा के क्या क्या दूसरे नाम हैं। सबसे पहले लिखिए बहुधान्य कटक। ये कहाँ कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में। दूसरा लिखिए सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। अन्य 2 राजधानियां, ये आपके राजधानियां, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, नंबर 1 मोहन जोदड़ो हड़प्पा। ठीक है, अगला लिखिएगा सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि कच्ची ईंटों के प्रमाण हैं, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है, इसलिए कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है कि जो सामग्री प्राप्त हुई है वह भावहीन है। क्या है वह? भावहीन सामग्री है। क्या ये बात क्लियर हो गई? भावहीन यानी कि उसमें कोई भाव नहीं आता। आज एक बात बताइए, मान लीजिए मैं ये मोबाइल रखा हुआ हूँ, अच्छा लग रहा है, 3 कैमरे वाला है, मोटा सा है, 1.5 लाख का है, तो लगेगा अमीर आदमी। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन मैं अगर ये हल्का सा मोबाइल जब पीछे से दिखाता हूँ कि यार ये तो साधारण सा मोबाइल है, वन प्लस का 12R है, कितना सा है देखो ना, छोटा सा मोबाइल है, तो क्या कहोगे? यार गरीब आदमी है मास्टर, 70,000 रुपए का मोबाइल रखता है केवल, है फटीचर टाइप का आदमी है। मन में प्रश्न आएगा नहीं आएगा? लेकिन अगर यहीं पर वह एप्पल वाला मोबाइल होता जिसमें 3 कैमरे होते, तो भले ही बैंक में बैलेंस नहीं हो, लेकिन 3 कैमरे वाला फोन देख करके मन में फीलिंग आती है कि देखो अमीर आदमी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ या ना का जवाब दीजिएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है जब इसका उत्खनन किया गया तो 5 स्तरों से उत्खनन का कार्य किया गया। प्राक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि विकसित हड़प्पा के समकालीन। तो जब इसका खोज करने वाला जो अमलानंद घोष थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो गजब गजब का है, तो उन्होंने सिमिलर यानी कि समानांतर पक्ष लिया, यहाँ पर समानता बताई किसमें? प्राक हड़प्पा यानी कि प्री हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के नगरीकरण में। क्लियर हो गई? तो कितने स्तरों पर खोज की जा चुकी है? स्तर जहां से खोज की जा चुकी है डेट इज 5। ये फैक्ट बताई ना मैंने, जो बात अभी कही आपसे, हाँ या ना का जवाब दो एक बार। भाई साहब ये जीवन की सच्चाई है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या?
आजकल जो जमाना है वह कुछ ऐसा ही है, सब दिखावे का है मामला। बहुत अच्छे से समझो, 5 स्तर है। सबसे पहले तो यही स्तर की खुदाई 4, 5। जो शुरुआती 2 स्तर है यह पूर्व हड़प्पा के हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन है। और ये जो है यह कौन से हैं? यह हड़प्पा कालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हम इस बात को पढ़ चुके हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन सा था? हड़प्पा ही था। क्लियर? अब चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, देखिएगा। मेरे पास कुछ पेन है, आपके समक्ष देखिएगा। ठीक है, अब बताना इनमें सबसे पुराना कौन सा होगा। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, और ये नंबर 5। ये 5 पेन है। अब मुझे बताओ इनमें सबसे पुराना 1 नंबर होगा, ये ऊपर ही ऊपर का 5वां नंबर का होगा, या सबसे नीचे वाला होगा? बताओ। तो आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो आपने यही उठाया था, तो यही सबसे प्राचीन होगा। बिल्कुल, इतिहास में भी यही होता है। जहां पर जितना पुराना चीजें होती है ना, तो वहां पर वो उतनी ही ज्यादा प्राचीन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर नोट करके एक लाइन लिखेंगे, अमलानंद घोष साहब क्या कहते हैं। इसीलिए अमलानंद घोष ने पूर्व हड़प्पा, क्योंकि अमलानंद घोष ने ही तो उत्खनन किया था, वह हड़प्पा कालीन नगरीकरण में, कालीन नगरीकरण में समानता बताई है। कि साहब यहाँ पर क्या है? समानता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अमलानंद घोष ने यह बात कही है। ठीक है, कि भाई देखो हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो कहा कि भाई पूर्व हड़प्पा काल में जो नगरीकरण था, हड़प्पा काल में भी वही नगरीकरण देखने को मिलता है। इसमें कोई अलग से नगरीकरण नहीं है। ये क्लियर? चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर यह जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका आकार कैसा है? व्हाट वाज द शेप ऑफ द कालीबंगा सिविलाइजेशन? ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता का आकार जो है वह सम चतुर्भुजाकार माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सम चतुर्भुजाकार इसकी आकृति मानी जाती है। सम चतुर्भुजाकार जो है वह इस तरह से होती है। ठीक है, और इसमें जो है वह सड़कें, रोड जो है वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़कें जो है वह एक दूसरे को समकोण पर काटने का काम करती थी, ये हम इस बात को समझते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की। साहब यहाँ पर जो है वह क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों कालीबंगा को याद किया जाता है? समकोण पर काटने का अर्थ समझ में आ गई ना? समकोण पर काटने का मतलब है जी इस तरह से लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जो एक दूसरे के साथ समकोण पर काटते हुए जो है वह चौराहों का निर्माण करती थी। क्लियर? विशेषताओं में देखिएगा तो कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यह कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? एक साथ 2 फसलें उत्पादित होती थी। आप देखिए कभी सवाई माधोपुर में जाइए तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? इस तरह से एक खेत देखने को मिलेगा। ठीक है, खेत में जो है वह अमरूद का पेड़ लगा दिया जाएगा। ये अमरूद का पेड़ है, आप गलत मत समझिएगा। नहीं, आप ऐसा समझ लो कि ये दिल के पेड़ कहाँ से आ गए। ये अमरूद के पेड़ हो गए
और यहाँ पर जो है नीचे कोई दूसरी फसल बो दी जाएगी, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मकई हो गया, ठीक है। तो ये दो दो फसलें एक साथ उपजाई जाती थी। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता को, तो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत मिले हैं, जहां एक साथ दो फसलों का उत्पादन किया जाता था, जो गेहूं, चना, बाजरा, सरसों यहाँ की प्रमुख फसलें हुआ करती थी। तो नंबर 1 में लिखेंगे यहाँ के दक्षिण पूर्वी भाग में विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है कि वह विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, यहीं से मिले हैं। यहाँ एक साथ दो फसलें उत्पादित होती थी, ठीक है। कितनी फसलें? दो फसलें। चलिए अगला लिखिएगा, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? प्रमुख फसलें, तो जब हम प्रमुख फसलों की बात करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले आती है कपास, ठीक है। कपास सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। गेहूं के साथ जौ और चना, सरसों साथ में आता है। आप देखिएगा रबी की फसल होती है तो गेहूं लिखिए, गेहूं में जौ में चना मिला लो तो बेजड़ बन जाता है। और सरसों के तेल में बढ़िया सब्जी बनाओ और फिर उसे खाओ, और सर्दी में जो है वह बाजरा खाया जाता है। और कपास के तो हम वस्त्र पहनते ही हैं। तो कपास, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों का प्रमाण मिला है। इसके अलावा यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है और उनमें ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा ही लिख लो आप तो कि साहब यहाँ पर ऊंट की हड्डियां मिली है। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, केमल बोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? केमल बोन, ऊंट की हड्डियां। क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर और क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, तो मेरे दोस्त लिखिएगा, नंबर 4 हो गया ना, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 लिखेंगे 7 अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं यानी कि फायर पोट, यानी कि हवन कुंड। इसका मतलब कि यहाँ के लोग जो है वह कर्म कांड करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। क्या करते थे? कर्म कांड करते थे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा में आपको यह नाली नजर आ रही होगी, देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको हवन कुंड नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हवन कुंड हो गया, ये हो गया, ये हवन कुंड है, ये सीढ़ियां हो गई। इस तरह से कालीबंगा था। तो ये क्या है? तो याद रखिएगा, इट इज अ कालीबंगा, द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। गॉट इट? कालीबंगा है यह। कुछ और विशेषताएं की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की ईंटें देखने को मिलती है। ईंट है यहाँ पर, सामान्य तौर पर मिली है कच्ची ईंटें, कच्ची ईंट। क्लियर हो गई? इसके अलावा यहाँ पर पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई है, पक्की या पकी हुई ईंटें, पक्की नहीं होता, इट्स अ पकी हुई, पक्की। क्या प्राप्त हुई है? पकी हुई ईंट, पकी हुई ईंट। कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है, पक्की ईंटें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कच्ची ईंटों का मकान मिला है, कच्ची ईंटों का चबूतरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमें अलंकृत फर्श देखने को मिलता है। अलंकृत फर्श का मतलब होता है टाइल्स। हम बाथरूम में टाइल लगाते हैं नहीं लगाते? बस मेरे दोस्त, कुछ इसी तरह का मामला जो है वो यहाँ पर भी हमें सेट होता हुआ नजर आता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, ये बाथरूम हुआ होगा यहाँ पर। फिगर है 7.4A, ये इनकी जगह है। अ टाइल्ड फ्लोर इन अ हाउस एट कालीबंगा, कॉपीराइट है ASI का। तो टाइल्ड फ्लोर है यह। समझ में आ गई क्या ये बात? ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखना। टाइल फ्लोर है यहाँ पर, यानी कि इस तरह की टाइल्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता होगा। तो स्वाभाविक बात है, यह मकान जिसका भी होगा वो धनाढ्य वर्ग का होगा। आज एक बात बताइए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को छोड़ो, आप तो अपनी बात करते हैं, जब हम किसी के घर में टाइल लगी हुई देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाह यार, कितना बड़ा आदमी होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यही बात निकल करके सामने आती है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली मिली है। एक नाली है जो लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर सार्वजनिक जल निकास व्यवस्था का अभाव था। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझो। जैसे ये रोड है, ठीक है, ये क्या है? रोड है, और इसके पास में ये घर बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो, सामान्य तौर पर क्या होता है ना, जब घरों में से कोई नाली निकलती है तो ये सीवरेज टैंक में जाती है। ये सीवर बने हुए हैं, तो ये नाली यहाँ से निकल करके इसमें जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना, सड़क पर गंदा पानी नहीं फैलेगा। अब इस कालीबंगा में ये तो है, लेकिन ये सीवरेज नहीं है, ठीक है ना। ये घरेलू नालियां तो है, यानी कि व्यक्तिगत जल निकास तो है, व्यक्तिगत जल निकास तो है, लेकिन सार्वजनिक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि घर का जो गंदा पानी था, वह घर का गंदा पानी जो है वह सड़क पर आ जाया करता था। परिणाम स्वरूप ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा में एक गंदगी का माहौल था। समझ में आ गई क्या? महामारी यहाँ पर फैल सकती है, तो कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो सार्वजनिक जल निकास व्यवस्था का यहाँ पर पूरी तरह से अभाव देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? लिख लो, नंबर 8 पे आप आइए। साहब, यहाँ पर जो नगर है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। नगर और दुर्ग जो है, दोनों के रक्षा प्राचीर हैं यहाँ पर, सुरक्षा के लिए। और दोहरी रक्षा प्राचीर इसे कहा गया। यह प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के हुआ करती थी। और साथ ही दुर्ग जो है वह दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा, नंबर 8 पे क्या लिखेंगे? नगर और दुर्ग दोनों के रक्षा प्राचीर है। यहाँ नगर व दुर्ग दोनों की रक्षा प्राचीर मिली है, मेसोपोटामिया की तरह। मेसोपोटामिया की तरह, ठीक है। जैसे यह नगर है, ठीक है, और यह दुर्ग है, तो इसके भी रक्षा प्राचीर है, इसके भी रक्षा प्राचीर है, और फिर इनको एक अलग से रक्षा प्राचीर में घेरा गया है। क्लियर हो गई? सिक्योरिटी पर्पज, दोहरी रक्षा प्राचीर, इसे क्या कहते हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर कहा जाता है। हम राजस्थान के लोग हैं सर। हमारे राजा जो है ना, वह पहले जनता की सुरक्षा करते थे, बाद में खुद की करते थे। समझ में आ गई क्या? इसके बाद यहां पर हमें दो भागों में विभक्त
दुर्ग प्राप्त हुआ। कि भाई दुर्ग जो है वह दो भागों में बटा हुआ हो सकता है। क्लियर हो गई। नगर और दुर्ग दोनों के रक्षा प्राचीर। क्लियर हो गई। इसके अलावा यहीं से हमें भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। भूकंप का साक्ष्य, द एविडेंस ऑफ अर्थ क्वेक। ठीक है, भूकंप का साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। सर एक इस तरह से ईंट हमें देखने को मिली है और उसमें इस तरह से दरार जो है ना वह चल रही है, तो इस आधार पर माना गया कि सर यहाँ पर क्या आया होगा, भूकंप आया होगा। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और चर्चा यहाँ पर करता हूँ, इसको आप 10 नंबर लिख, इसको 10 नंबर कर लीजिए, इसे 11 कर लीजिए, इसे 12 कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बेलनाकार मुद्रा मिली है, बेलनाकार मुद्रा। ठीक है, बेलनाकार मुद्रा मिली है और इस मुद्रा पर, मुद्रा जिस पर व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ है, व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ है। तो बेलनाकार मुद्रा यहाँ पर मिली है और इस पर किसका चिन्ह बना हुआ है जी, व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ है। क्लियर हो गई। ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, बेलनाकार मुद्रा। चलिए सब लिख लो यहाँ तक। एक बेलन के आकार की मुद्रा कैसे आती है ये आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। डेट इज सिलेंड्रिकल, इस तरह से। ठीक है, ये बेलनाकार मुद्रा होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक छिद्रित कंकाल मिला है जो शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। छिद्रित कंकाल जो शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। कितने छेद, 6 छेद हैं इसमें, 6 होल्स। एक छिद्रित कंकाल मिला है जो सर्जरी का उदाहरण माना जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस तरह से है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये छिद्रित कंकाल है। आपको यहाँ पर छेद नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टांके लगाए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्या लगाए गए हैं, टांके लगाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि इसके सिर में लगी होगी या ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, तो फिर इसका इलाज किया गया था। क्लियर हो गई। चले, इसके अलावा यहाँ पर घरों में शौचालय, घरों में अंडाकार कुएं, वृषभ की ताम्र प्रतिमाएं देखने को मिलती है। तो लिखिएगा नंबर 14, घरों में शौचालय के साक्ष्य। शौचालय मैंने बताया ना आपको, भी टाइल्स दिखाई थी मैंने वह। ठीक है, वृषभ की ताम्र प्रतिमा, वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बेल। वृषभ की ताम्र प्रतिमा। ठीक है, चलिए जी, वृषभ की ताम्र प्रतिमा। ये ऐसी चीजें हैं जहां से हमारे सवाल आते हैं। लिखो, घरों में अंडाकार कुएं, एग शेप वेल इन एवरी हाउस। ठीक है, घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं जो सामान्यतः क्या कहते हैं, किस बात का प्रमाण है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग बड़े शानदार तरीके से जो है वह पानी वगैरह का जो है वह स्टोरेज किया करते थे।
कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा। यहाँ के लोग कांच का उपयोग करते थे, कांसे का बना हुआ है, और उसके सामने खड़े होकर के हाथी दांत के कंघे से जो है वह क्या करते थे, बाल संवारा करते थे। सोने मूंगे सीप के आभूषण मिले हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जो ये भूकंप का साक्ष्य मिला है ना, यह लगभग लगभग 2600 ईसा पूर्व का है। कब का है? 2600 ईसा पूर्व का यह माना जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लिख लो यहां पर। चलिए आगे बढ़े। बड़ा आनंद आता है जब यह सभ्यताएं पढ़ते हैं। अगला लिखिएगा। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर, जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहां पर उठा सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर, हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पिटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री का 5499 का लाइव, और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8599 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है, 1999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहां पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहां पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है, यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर, लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया, वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच है, जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति सेकंड पेपर के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है, 30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहाँ पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है, इस पर ऑफर है। अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स कंप्लीट कोर्स 5499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए, जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यहां से कांसे का दर्पण मिला है। अगला लिखिए, हाथी दांत का कंघा मिला है। अगला लिखिए, सोने मूंगे व सीप के आभूषण यहां से प्राप्त हुए हैं। सोने, मूंगे और सीप के आभूषण, ये कालीबंगा से प्राप्त होने वाले विभिन्न आभूषण हैं। वहां पर कालीबंगा संग्रहालय है, द
कालीबंगा म्यूजियम है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाके आओ, इस तरह से आप वहां पर देखोगे, ठीक है ना। कालीबंगा से प्राप्त आभूषण लिख लो, ठीक है। सोने मूंगे सीप के आभूषण हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिली है, थोड़ा सा उनको लिखो। तो लिखिएगा गाय के मुख की आकृति के प्याले, गाय के मुख की आकृति के प्याले मिले हैं यहाँ पर। कैसे हैं वह? गाय के मुख के समान है। यहाँ पर युगल समाधान मिला है, ये लो भाई साहब। साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, सामान्य तौर पर सती प्रथा का उदाहरण माना जाता है। सती प्रथा का उदाहरण। अब याद करो, हड़प्पा और लोथल जो है वहां से भी हमें इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं वह लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय वाले मृतभांड प्राप्त हुए हैं, उन पर पशु पक्षी का अंकन है और साथ में उन पे सिंधु लिपि का भी जो है वह प्रमाण देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? तो लिखिए मृतभांड। पोट्री जो है वह कैसी मिली है? तो मृतभांडों के बारे में याद रखना कि लाल धरातल पर काले रंग की आकृतियां बनी हुई है। लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामिति आकृतियां बनी है, ठीक है। कैसे बनी है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस तरह से एक मृतभांड है, इतना अच्छा पेंटर तो नहीं हूं पर हाँ काम चला सकता हूं। एक वो आता है इसमें ऑटो फिल करने का आता है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। चलो कोई बात नहीं, इसमें फिल कर देते हैं। ये मृतभांड है, ठीक है। लाल धरातल पे है, ठीक है। और लाल धरातल पे जो है वो काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। और यहीं पर जो है वह सिंधु लिपि हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मृतभांड हो गया। देखो लाल धरातल है, आपको नजर आ रहा होगा, लाल धरातल, काली ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृतियां, और यहां पर आपको नजर आ रही होगी सिंधु लिपि। क्लियर? ये समझ में आ गई क्या? और ये क्या है? कालीबंगा से प्राप्त मृतभांड।
लाल धरातल है। लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और उस पर सिंधु लिपि का भी प्रमाण है। क्लियर हो गई? तो ये चीज समझ में आ गई। धरातल है मृतभांड पर, सिंधु लिपि, वह किसका साक्ष्य मिलता है? तो याद रखना, हमें यहाँ पर सिंधु लिपि के अलावा कहीं ना कहीं पशु पक्षियों का चित्रण भी देखने को मिलता है। पशु पक्षियों का चित्रण। क्लियर? पशु पक्षियों का चित्रण। गिलुंड से भी हमें सिंधु लिपि का प्रमाण मिलता है। बरोल लिपि, जो बरोर एक गांव है, वहां से भी सिंधु सभ्यता के मृतभांड मिलते हैं। क्लियर हो गई? लिख लो। एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतया, विशेष तौर पर इतिहास के अभ्यर्थियों से, कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन पाकिस्तान की सभ्यता कौन सी थी? तो सिंध प्रांत में कोट दीजी सभ्यता होती है, वह इसी के समकालीन थी। यह अग्नि से 2 बार नष्ट हुई थी और यह हड़प्पा के पहले की सभ्यता मानी जाती है। तो नोट करके एक लिखिएगा, कालीबंगा के समकालीन समकालीन पाकिस्तान की सभ्यता कोट दीजी सभ्यता थी। कोट दीजी सभ्यता थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है, किनारे थी, किनारे थी। और यह सभ्यता जो है किससे नष्ट हुई थी? लिखिएगा, अग्नि से। यह अग्नि से 2 बार नष्ट हुई। एक बार नहीं भाई साहब, 2 बार नष्ट हुई थी। ठीक है? पाकिस्तान की कोट दीजी सभ्यता काफी महत्वपूर्ण है। यह कोट दीजी सभ्यता लिख लीजिए यहां तक। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं यह, जो आपके लिए मैंने बताई है आज। ठीक है? चलिए साहब, कालीबंगा सभ्यता के बाद हम एक अगली सभ्यता पर आगे बढ़ते हैं और वह आती है हमारी गणेश्वर सभ्यता। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन सभ्यता है। सीकर में कांतिली नदी के किनारे पर यह पड़ता है। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, गणेश्वर सभ्यता। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन व
ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। क्लियर हो गई। चलिए, कहां पर है स्थिति? सर जिले परिवर्तन होते रहते हैं, मैंने बार बार कहा। सीकर में था, फिर नीम का थाना, अब नीम का थाना खत्म कर दिया, केवल सीकर बचा है, तो वापस सीकर पढ़ लो। तो मैं तो हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पहले 33 जिले थे उनके अनुसार ही इतिहास पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। यह कहाँ पर है? तो भैया याद रखना, यह पड़ता है सीकर। क्लियर हो गई? कहाँ पर है? सीकर में है। सीकर में कांतली नदी के किनारे, अंतः प्रवाह की नदी है यह, कांतली नदी के किनारे। कहां पर है? सीकर में कांतली नदी जो है उसके किनारे पर यह सभ्यता स्थित है। बहुत सिंपल सी बात है। इसकी खोज 1972 में आर सी अग्रवाल ने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल। कब की? 1972 ईस्वी में की थी। किसने की है? नाम याद रखना, रतन चंद्र, यानी कि आर सी अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल साहब जो है उन्होंने इस सभ्यता की खोज का काम किया है ना? खोज हो गई। उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन, उत्खनन का कार्य मूल रूप से लगभग 5 वर्ष बाद, यानी कि 1977 ईस्वी में किया। किस व्यक्ति ने किया? तो नाम आता है आर सी अग्रवाल, और एक नाम आता है विजय कुमार। ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य 2006 ईस्वी में किया, और ये किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI। इस सभ्यता के उपनाम पढ़िए कि आखिरकार हम इस सभ्यता को क्या क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस सभ्यता को जो है वह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। लिखिए नंबर 1, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। नंबर 2, ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र संचयी संस्कृति। और नंबर 3, पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसका कालक्रम थोड़ा सा याद रखिएगा कि यह सभ्यता जो है लगभग आज से 5000 साल पहले विकसित हुई थी। तो 5000 साल का मतलब क्या हो गया? लगभग 3000 ईसा पूर्व। कब विकसित हुई यह सभ्यता? लगभग 3000 ईसा पूर्व यह सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए, अब देखो हमने क्या कहा कि सर यह ताम्र संचयी संस्कृति कहलाती है, यह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें 99% तक तांबा पाया गया है। तांबे के उपकरणों में मछली पकड़ने का कांटा, इसका तात्पर्य क्या था कि यहाँ के लोग मछली खाने के शौकीन रहे होंगे। कुल्हाड़ी, तीर, भाला, प्याले, यानी कि तांबे के हथियार हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई? आ जाओ जी, चलो विशेषताएं देखिए यहाँ पर। व्हाट वाज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गणेश्वर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान? नंबर 1, पहली विशेषता, प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% तक
शुद्धता। अब एक बार आप कल्पना करो कि जो तांबे के उपकरण मिले हैं ना, उनमें 99% तक शुद्धता है। आज आप मार्केट में चले जाइए, बाजार में चले जाइए सर, वहां पर जब हम सबसे शुद्ध सोना खरीदते हैं ना, 91.6 का आता है। पहले 92.4 का आता था, अभी और कम हो गया है, 91.6 का रहता है। आप सोचिए 22 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, वह भी 99% तक शुद्ध नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं सोना भी खरा नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आप कल्पना करें उस समय के लोगों के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने का कांटा हमें यहाँ पर मिला है। क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। प्याला हमें यहाँ पर मिला है। सामान्य तौर पर हो सकता है इसमें छाछ राबड़ी का भोग लगाते होंगे यह। ठीक है, तीर भाला प्राप्त हुए हैं। तीर भाला हो सकता है इससे ये युद्ध लड़ते हों, हो सकता है इनसे शिकार करते हों, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यह तीर भाला मिलना जो है वह किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है तांबे के हथियार, ताम्र हथियार मिले हैं। अब इन हथियारों का प्रयोग जो है दो तरह से किया जा सकता है। या तो यह युद्ध के शौकीन हो सकते हैं, या यह जो है वह शिकार करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई? या तो युद्ध के यह शौकीन हो सकते हैं, या फिर यह शिकार करने में इनका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 लिखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमें मिला है छल्लेदार मृतभांड। अब आप कहोगे सर ये छल्लेदार मृतभांड क्या होता है? देखो, आप लोग गांव जाते हो, गांव में कहीं सारी मटकियां आप देखते हो, तो उन मटकियों में एक कॉमन से फैक्टर आप देखते होंगे, अगर आपने बड़ा गौर किया होगा तो। ठीक है, आप मृतभांड पर कभी हाथ लगाइएगा तो हम वहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि सर उसमें इस तरह से जो है वो लाइन बनी हुई होती है। अरे बोलो, होती है नहीं होती? लाइन बनी होती है, और जब इनके हाथ लगाते हैं ना तो ये हमें उभरी हुई महसूस होती है। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं छल्लेदार मृत भांड। तो ये उभरी हुई रेखाएं होती है, जब आप इस पे हाथ लगाओगे ना ऐसे, तो इसे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सामान्य तौर पर जो मृतभांड मिले हैं उनके कलर के बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा कि मृतभांड जो है वह कैसे हैं यहाँ पर, और किस तरह के मृतभांड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिएगा मृतभांड जो प्राप्त हुए हैं, सामान्यतया जब तांबे का प्रयोग ज्यादा होने लगता है ना, तो मटमेला सा हो जाता है। तांबा कैसा हो जाता है? मटमेला हो जाता है, कपीश वर्णी हो जाता है, गेरिक हो जाता है। तो यह कैसे मिले हैं? तो लिखिएगा कपीश वर्णी, बिल्कुल गंदे से, सूगले से। इन्हें हम कहते हैं गेरिक मृतभांड, या मटमेले रंग के मृतभांड। मटमेले रंग के मृत भांड हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर मृत भांड जो है वह 3 प्रकार के मिले हैं। पहला मृत भांड जो मिला है वह काले नीले रंग से अलंकृत है। ठीक है, काले नीले रंग से अलंकृत है। लिखिएगा काले नीले रंग के अलंकृत मृत भांड मिले हैं। देखो, आज एक बात बताओ, मोबाइल है कहीं तरह के आते हैं, गरीब मोबाइल आदमी जो है वो कीपैड में भी काम चला लेता है, अमीर आदमी जो है वो बड़ा मोबाइल लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। ठीक है, लिखो हल्के लाल रंग के पतले मृत भांड। हल्के लाल रंग के पतले मृत भांड मिले हैं। लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले विशिष्ट मृत भांड जो यहाँ के साहूकारों के द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी होती है, उसके चित्रकारी वाले विशेष मृत भांड। लिखो लाल
चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले विशिष्ट मृतभांड। सामान्य तौर पर यहाँ के जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। मृतभांड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिट्टी का एक कलश मिला है जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग जो है वो पूजा वूजा करते होंगे। लिखिएगा मिट्टी का कलश। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक हांडी मिली है, हांडी जिसे हम बोल सकते हैं कढ़ाई मिली है, तांबे की बनी हुई है, ठीक है। क्या मिली है? कढ़ाई। देखो कढ़ाई कैसी होती है, इस तरह की होती है ना, इस तरह की। ये क्या है? यह कढ़ाई है। इसका प्रयोग हो सकता है कड़ी वड़ी बनाने, बेसन गट्टे बनाने, केर सांगरी की सब्जी बनाने, मटर पनीर बनाने, छोले बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता होगा। अगला लिखिएगा तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ कॉपर, क्लियर हो गई। मकानों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर, ठीक है। लिखिए मकानों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग, ठीक है। जो मकान बनाए जाते थे उनके निर्माण में पत्थर का प्रयोग। इसके अलावा हमें यहाँ पर पत्थर का बांध मिला है, एक वाटर डैम मिला है, कंस्ट्रक्टेड बाय दी स्टोन्स, जिसे हमारे गांव में एनीकट बोलते हैं ना, एनीकट, वो एनीकट ही है यह। क्लियर हो गई? लिख लो। लिख लिया? तो ये थी 2 सभ्यताएं, बाकी की सभ्यताएं अगली क्लास में करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पिटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री का 5499 का लाइव, और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8599 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है, 1999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहाँ पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहाँ पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है, यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति, सेकंड पेपर के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है,
30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहाँ पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है, इस पर ऑफर है। अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स कंप्लीट कोर्स 5,499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से एक पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।